अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अबाउट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली अ फाइट और अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि अगर आपकी किसी से कोई लड़ाई हुई भी हो या आपका किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट। एंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट नेशंस कैन लीड टू अ वॉर। कोई जरूरी नहीं है कि दो लोगों के दरमियान ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इट कैन बी बिटवीन डिफरेंट नेशंस, बिटवीन डिफरेंट countries as well. And if it is between different nations, then it can lead to a war. And what is peace? A state or period when there is no unrest. Peace conflict का बिल्कुल opposite है, यानी कि peace वो टाइम है जब कोई लड़ाई, कोई war, nothing is going on. सब कुछ पुरसकून है, पुरअमन है. That is called peace. Disadvantages of war. After a conflict, if a war occurs, तो फिर उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क में कोई जंग शुरू हो जाए तो वो मुल्क 100 साल पीछे चला जाता है। नॉर्मल लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। जहां जंग हो रही हो वहां नॉर्मल लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बम्बार्डमेंट हो रही है या टैंक्स फायरिंग कर रही हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। जैसे यमन में, इराक में, ईरान में, जहां जहां जंग लगी हुई है वहां आप देखेंगे कि लोग नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते। लॉस ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली ड्यूरिंग वॉर आप स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ओपन तो नहीं रख सकते, यू हैव टू क्लोज देम। तो इस वजह से एजुकेशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए टारगेट ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किया जाता है, क्योंकि सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो अगर एक नेशन ने या एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है तो दे डू टारगेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बच्चों, ऐसा भी होता है कि कभी कभार ये अग्रीमेंट होता है कि अगर दो कंट्रीज के दरमियान कोई वॉर चल भी रही है तो दे विल नॉट टारगेट हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स, स्कूल्स की बिल्डिंग्स, बिजनेस बिल्डिंग्स। लेकिन जब जंग चलती है तो फिर कहीं भी बम्बार्डमेंट की जाती है, फिर ये नहीं देखा जाता कि किस चीज की बिल्डिंग है। तो लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कें खराब कर दी जाती हैं, बिल्डिंग्स का नुकसान कर दिया जाता है। देन कम्स लॉस ऑफ लाइव्स। ऑब्वियसली जंग में लोगों की जानें जाती हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस। जो जिंदा रह जाते हैं वो जख्मी हो जाते हैं, किसी के टांगें ज़ाया हो जाती हैं, किसी के बाजू ज़ाया हो जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज पूरी हो जाती हैं, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो उन हालात में मेडिकल फैसिलिटीज पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेड्स थोड़े पड़ जाते हैं, नर्सेस थोड़ी पड़ जाती हैं, डॉक्टर्स थोड़े पड़ जाते हैं और मरीज ज्यादा होते हैं। देन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अब एक जंग के दरमियान जो भी बम्बार्डमेंट या फायरिंग और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, उस दौरान गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाती है। आप खुद सोचें कि अगर किसी जगह पे बम्बार्डमेंट हो रही है, नुकसान किया जा रहा है, तो ऐसे में वो ये तो देखेंगे नहीं कि बिजली की तारों पे कुछ नहीं करना, गैस की पाइपलाइंस पे कुछ नहीं करना, वो तो बस जहां उन्हें टारगेट नजर आएगा दे विल हिट। इस वजह से गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट UNO. What does UNO stand for? It stands for United Nations Organization.
इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसलिए बनाई गई ताकि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अमन लाया जा सके। It was created on 24th of October 1945 after World War II. आप लोगों को पता ही होगा that 2 world wars occurred, World War I and World War II. तो World War II के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में जंग करने से रोक कर रखे। That was called United Nations Organization. To promote international cooperation, अब इसका मकसद क्या था? To promote international cooperation, यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों को इस बात पर राज़ी करना कि आपने आपस में जंग नहीं करनी बल्कि अपने ताल्लुकात को अच्छा बना के रखना है, आपस में ट्रेड करनी है, आपस में सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ एक्शंस लेने हैं। और अगर कोई मसला हो भी जाता है, अगर कहीं कोई जंग हो भी जाती है तो फिर उस जंग को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि आप सीधा एक दूसरे पे बम्बार्डमेंट शुरू कर दो। Had 51 members, now 193. जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो उस वक़्त उसके 51 मेंबर्स थे। Like 51 countries were members of UNO. लेकिन gradually members increase करते गए and now the members are 193. Talking about the logo of United Nations Organization, बच्चों आपने United Nations Organization का लोगो तो देखा ही है। It is in blue and white. जो नीचे 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, those are olive branches and they represent peace. और बीच में जो मैप बना हुआ है that is world map. तो लोगो ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट ये करता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू प्रमोट पीस अमंग नेशंस। बच्चों जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है कश्मीर का, तो हम डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जानें भी बहुत जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत नुकसान होगा। एंड बिकॉज वी आर न्यूक्लियर कंट्रीज, तो अगर हम एक दूसरे पे हमला करेंगे तो फिर सिर्फ 2 मुल्कों का नुकसान नहीं होगा, हमारे नेबर्स का भी नुकसान हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन चिल्ड्रन फंड, अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा कि जिन दिनों में कोरोना वायरस फैला हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कई स्टैटिस्टिक्स दिए। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बताया कि कहाँ कितने लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं, कौन से मुल्क में लॉकडाउन की ज़रूरत है। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सेम गोज़ फॉर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। They fight for the rights of children throughout the world. Dealing with conflicts in our own lives. Now, let's talk about our personal lives. यानी कि अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको कैसे डील करना है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हम रो पड़ते हैं, हम लड़ते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ हमने डील कैसे करना है। हाउ टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट। सो पॉइंट नंबर 1, पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट। तो बच्चों अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो 1 मिनट के लिए रुकें, थोड़ा टाइम निकालें और सोचें कि लड़ाई की वजह क्या है या मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। रुक जाएं उस वक़्त, क्योंकि अगर आप उस वक़्त रुकेंगे नहीं तो आप गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिस पर आपको बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आप उस वक्त गुस्से में होते हैं, उस वक़्त कोई भी डिसीजन लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन।
नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाले को लगता है कि वो सही कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये होता है कि आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो, यानी कि आप एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो। आप उसे अपना ओपिनियन भी बताओ और आप उसे दूसरे का ओपिनियन सुनने का भी मौका दो। उसके बाद लेट द थर्ड पार्टी डिसाइड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैचेस में रेफरी होते हैं ना, वो किसी की साइड पे नहीं होते, न एक पार्टी न दूसरी पार्टी, दे हैव टू गिव अ डिसीजन दैट इज राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी भी किसी से लड़ाई हो जाए तो बेहतर ये होता है कि आप एक थर्ड पार्टी से बात करो और उनसे कहो कि वो मामला सॉल्व करें। लिसन एंड थिंक अबाउट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली हम गुस्से में दूसरे इंसान की बात नहीं सुनते, जो कि बहुत ही गलत बात है। इससे लड़ाई और झगड़ा सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप उस वक्त रुक जाओ, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो और आप सोचो कि सामने वाला कह क्या रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो सही कह रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि जब आप उसकी पोजीशन पर खुद को रख के सोचो तो आपको समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है। हो सकता है वो सही साबित हो जाए और आप गलत साबित हो जाओ। Then express your feelings without blaming। अब नॉर्मली जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सामने वाले को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, which is very wrong। अगर आपने अपनी कोई बात करनी भी है तो बहुत आराम से एक लो टोन में दूसरे से करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप अगले बंदे पर चीखोगे तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, फिर तो वो भी बदले में चीखेगा, ना वो आपकी बात सुनेगा, वो तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप एक एथिकल मैनर में आराम से अगले बंदे को अपनी बात सुनाओ और उसको समझाने की कोशिश करो। अगर वो उस वक्त बुरे मूड में है तो फिर बात मत करो। जब उसका मूड ठीक हो जाए, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए, तब भी आप उससे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बेहतर तरीका होता है कि अगर आप खुद भी गुस्से में हो, सामने वाला भी गुस्से में है, तो आप उस वक्त बात मत करो। आप थोड़ी देर बाद बात कर लो, आप अगले दिन बात कर लो, जब आपका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया हो और सामने वाले का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया हो। गो फॉर द सोल्यूशन। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो बेहतर ये है कि प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट करने के बजाय यू शुड गो फॉर द सोल्यूशन। आप सोचो कि अब मसले को हल कैसे करना है। लड़ाई तो चलो हो गई, जो होना था हो गया, उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आप देखो कि अब लड़ाई हो गई है तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को कंसिडर करो। हमेशा कोशिश करो कि आप प्रॉब्लम का नहीं बल्कि सोल्यूशन का हिस्सा बनो। हाउ टू काम डाउन। मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यू नीड टू काम डाउन, लेकिन काम डाउन कैसे करना है ये अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो उस वक्त रुक जाओ, जो भी कर रहे हो उस वक्त रुक जाओ। आप खेल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट स्टॉप योरसेल्फ। ब्रीथ, यानी कि गहरी सांस लो, सोचो, खुद को टाइम दो, आराम से बैठो, खड़े हो तो बैठ जाओ, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप बैठे हो तो बेशक आप लेट जाओ। ये भी कहा जाता है कि अगर आप खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, बस उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और जिस पे गुस्सा है उससे तो बिल्कुल बात ना करो उस वक्त। देखो कि सही मौका कब आता है बात करने का। देन रिलैक्स योर मसल्स। वही बात, अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, रिलैक्स योर मसल्स। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है बच्चों तो योर ब्लड प्रेशर राइजेस, जिसकी वजह से आपके मसल्स भी टाइट हो जाते हैं और उस वजह से आपको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी पोजीशन को रिलैक्सिंग मोड में लेकर आओ एंड रिलैक्स योर मसल्स, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए
और उसके बाद आप सोचो कि मुझे अब क्या करना है। देन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आपकी जिस भी बात पर किसी दूसरे से लड़ाई हुई है उस चीज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ यानी कि कुछ और करने लग जाओ। लड़ाई हुई है और आपका कोई और काम है, आपने ड्राइंग करनी है, आपने रीडिंग करनी है, आपने खेलने जाना है, आपने कोई वीडियो गेम खेलनी है या कोई मूवी देखनी है, तो आप वो कर लो, पर फॉर द टाइम बीइंग उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाओ। एंड लास्टली, डू समथिंग सूदिंग। सूदिंग मतलब जो चीज आपको काम डाउन करे, आपको सुकून दे। जैसे आर्ट थेरेपी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कलर्स के साथ खेलते हैं, कलरिंग करते हैं, तो उन्हें सुकून मिलता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ सूदिंग। कुछ लोगों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को डायरी लिखना या किसी भी पेज पर कुछ भी लिखना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि इस तरह उनका कैथारसिस हो जाएगा, इस तरह उनको सुकून मिलेगा। अगर आपने किसी और से जाकर बात करनी है, अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से, इफ यू थिंक दैट इज सूदिंग फॉर यू, तो गो फॉर इट एज वेल, नो प्रॉब्लम। कुछ भी करो, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो वो बजा लो, बट जस्ट सूद योरसेल्फ फॉर द टाइम बीइंग। और फिर जब आपको गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो सब आपने याद रखनी है और कोशिश करो कि आप इनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करो। सिर्फ सुनना नहीं है, इनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।